केसेस में सिंप्लीफाई कर लें। तो पहला है कि नॉन इनर्शियल, केवल इनर्शियल फ्रेम से अगर सोचें, इंटरनल फोर्स जीरो ही होता है, इनर्शियल फोर्स का, शूडो फोर्स का वर्क डन जीरो हो जाएगा। सो उस केस में आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक एग्जांपल लेके समझाया था कि ये कैसे आएगा। तो एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे अगर ब्लॉक को ए से बी पे ले जाना है और बी पे जो स्पीड है वो मान लिया मैंने कि बड़ा है ए से, तो अल्टीमेटली इस बॉक्स में जो जो एनर्जी आ रहा है या जो भी हो रहा है वो ये एक्सटर्नल एजेंट ही वर्क कर रहा है, ठीक है ना। सो माई वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन विल गो इनटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से आ रहा है, विल ऑल्सो गो इनटू काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। अगर मुझे दिखता है कि बी पे ज़्यादा स्पीड है ए से, तो कहाँ से आया, मैंने ही तो इसे पुश किया था, तो मेरे वजह से इसमें ज़्यादा स्पीड आ गया है। सो मेरा एक वर्क डन का एक पार्ट जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी में चला गया। फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में मुझे ही वर्क करना पड़ा है। सो वॉट एवर लॉस इज देयर, दैट इज ऑल्सो बिकॉज that will be also a part of my work done, right? So your work done will be divided into three parts like this. तो ये एक जनरल कंसेप्ट है जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा और स्पेसिफिक हो, ठीक है, जैसे कि मान लो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है तो हीट लॉस नहीं होगा। उस केस में हीट लॉस नहीं होगा तो हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा सीधा सीधा इस तरह से। वर्क डन जो भी होगा उससे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में केवल चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर समझाया था कि अगर हॉरिजॉन्टल पाथ पे एक बॉडी चल रहा हो तो पोटेंशियल चेंज है ही नहीं, तो जो भी वर्क डन है उसका रिजल्ट क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा सीधा सीधा। दूसरा एग्जांपल दिया था कि अगर ब्लॉक को ए से बी पे ले जा रहे हैं हम, ठीक है, सो केवल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है। सो वॉट एवर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट वो केवल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जा रहा है। सो ये जैसे जैसे हम फोर्सेस को रिड्यूस करते जा रहे हैं अमाउंट्स को, वैसे वैसे हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई होता जा रहा है। एंड द लास्ट वन विच इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, केस 3 इज कॉल्ड, उधर लिखा भी है मैंने, फिर से लिखता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना है इसे, शॉर्ट फॉर्म में कम लिखेंगे, COME, ठीक है ना। सो कब लगेगा, जब केवल कंजर्वेटिव फोर्स लगे, आप भी नहीं हो वहाँ पे फोर्स लगाने के लिए। व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग, इन दैट केस जो वर्क डन होगा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होगा, वो जीरो हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज और काइनेटिक एनर्जी का चेंज दैट विल लीड्स टू जीरो, कोई चेंज नहीं आएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी में। इसका ये भी मतलब निकालते हैं कि गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और वाइस वर्सा, ठीक है। और इसका ये भी मतलब निकाल सकते हो कि हर स्टेज पे जो टोटल एनर्जी है बॉडी में वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड देन वी वेंट फॉर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, हाँ, तो एक तो हमारा यही क्वेश्चन है, चलो यहीं से शुरू करते हैं। यस राजेश। सर असाइनमेंट्स में डाउट था NLM 06 का। यस वो मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी नहीं, आज नहीं, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, दैट इज वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे। और अभी ना सेशन के बाद मैं इसका सॉल्यूशन एक बार अपलोड कर देता हूँ ताकि आप उसको भी देख लो, ठीक है। ओके सर। सॉल्यूशन से आई होप कि 50% तुम्हारा डाउट्स क्लियर हो ही जाएगा, है ना। एंड आई वांट कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा है ना उस पर थोड़ा टाइम दे करके सोचो भी, एवरीवन, ठीक है।
थोड़ा टाइम दे करके सोचने से ना जो दिमाग में रस्ट लगा हुआ है वो निकलेगा, है ना। तो योर थिंकिंग शुड बी ऑफ वेरी फ्लूइड इन नेचर। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि करना क्या है। मे भी कभी कभी डाटा का प्रॉब्लम हो सकता है, बट वो बहुत रेयर ही रहता है। कभी कभी आपका आंसर सही होता है, बट क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा होता है वो गलत होता है। ऐसा तुम लोगों ने देखा भी है कई भाई, बट वो रेयर केसेज है। इन जनरल आप समझ रहे हो कि करना क्या है, ठीक है ना। तो जो डाउट्स है मैं डिस्कस कर दूंगा, और ये पेपर मैंने थोड़ा टफ ही बनाया है ऑब्वियसली, ठीक है। तो मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चन उसमें डिस्कस करना ही करना है, ठीक है। तो मैं वो बुधवार के लिए रखता हूँ, ताकि इधर भी हम अभी थोड़ा वर्कआउट कर ले, है ना। वर्क पावर एनर्जी को भी कंप्लीट करना अभी, तो हो जाएगा ये सब, ठीक है ना। सो आई प्रोवाइडिंग यू सॉल्यूशन, उसे देख लो सब लोग, और फिर नेक्स्ट सेशन में जो भी डाउट्स है सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, अभी हम लोग यहाँ से आगे आज प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा। लेट्स सी कैसे वर्कआउट करते हैं। सो प्रूव दैट all particles hit floor with same speed if thrown from a high cliff in any direction with same speed। बराबर स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करूं, लेकिन सबका सब ग्राउंड पे जो होगा ना वो एक ही स्पीड से हिट करेगा। एंड हियर इज दैट फिगर। इस जगह से आप डायरेक्ट भी थ्रो कर सकते हो, आप हॉरिजेंटली थ्रो कर सकते हो, आप थोड़ा ऊपर करके थ्रो कर सकते हो। 1 2 3 ऑल आर थ्रोन विद द सेम स्पीड, यू यू यू। बट ग्राउंड पे जब हिट कर रहा होगा ना तो उनका स्पीड को मैंने v3 v2 एंड v1 से इंडिकेट किया है। सो ये कंसेप्ट ये कह रहा है कि v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v3 आएगा। डायरेक्शन किधर भी रहे, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा स्पीड का वो सबका सब सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आप में से किसी ने पूछा था कि वन केस में तो पहले हाइट ऊपर जा रहा है तो हाइट गेन कर रहे हैं, तो फिर उसमें भी ऐसा ही होगा क्या, ठीक है। तो आज हम प्रूफ करते हैं उस चीज़ को कि कैसे ये होगा। देखो, टेक दिस हाइट एज h, हाइट h दे रखा है। सबसे पहले तो जो बॉल एयर में है कोई भी एक पाथ को पकड़ लो एंड टेल मी व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल और पार्टिकल। विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल? It is mg only, right? केवल mg लग रहा है, राइट। सो पहला पॉइंट यहां है ओनली mg, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, ओनली mg एक्टिंग। दिस विल लीड यू टू कंक्लूड दैट कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप लगा सकते हो। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसलिए भी, और भी क्या वजह है? सो इज इट अ स्ट्रेट पाथ मोशन? तो आंसर इज नो। सो स्ट्रेट पाथ मोशन नहीं है तो डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है बॉडी का। तो इसके वजह से आप वन डायमेंशनल मोशन काइनेमेटिक्स का यूज नहीं कर सकते। दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s जैसा फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा पाओगे अभी, ठीक है। तो
2D मोशन है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये दोनों के वजह से हम ये समझेंगे कि हमें यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना चाहिए। व्हाट डज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सोर्स? ये कहता है कि हर पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी रहेगा मैकेनिकल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दे विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो अब समझो यहाँ पे पहले तो 2 पॉइंट लेना है तुम्हें। सो लेट्स से एक स्टार्ट पॉइंट ले लो और एक फिनिश पॉइंट ले लो। इन दोनों में से किसी एक जगह पे तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेना है। ठीक है, यूजुअली ग्राउंड पे मान लेते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी टेकन एज 0। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं कि क्या स्टेप्स तुम्हें फॉलो करना है, तो पहला स्टेप्स, आइडेंटिफाई फोर्सेस, आइडेंटिफाई फोर्सेस एंड पाथ। ठीक है ना, अगर पाथ देखो स्ट्रेट होगा ना, तो शायद हम फोर्स मेथड से भी वर्कआउट कर लें, स्ट्रेट पाथ होगा तो। लेकिन पाथ 2D या 3D में है, जहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा हो ड्यूरिंग द मोशन, तो फिर आप प्रेफर करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम को। ठीक है ना, फोर्स में क्या है, तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स है, देन यू विल गो फॉर वर्क एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अगर इसके अलावा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा है, तो जब इतने सारा केसेस दिख रहा है, खास करके कंजर्वेटिव फोर्स अगर दिख रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो फिर आप वर्क एनर्जी थ्योरम प्रेफर करेंगे। ठीक है, उस पर भी बताता हूं। देन योर चॉइस विल बी वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, 2 क्लू तुम्हें मिल जाएगा। क्या क्या है वो 2 क्लू? एक तो पाथ 2D हो या 3D हो। 1D में नहीं लगेगा क्या? तो 1D में भी लगा सकते हैं, बट 1D में आप फोर्स मेथड से भी जा सकते हो अगर ऑप्शन दिख रहा है तो। बट प्रेफरेबली 2D और 3D में डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, तो हम फोर्स नहीं लगा पाएंगे ना उसमें, क्योंकि फोर्स का एक डायरेक्शन होता है। तो इस वजह से हम वर्क एनर्जी थ्योरम पे जाएंगे। ठीक है, सो वंस यू डिसाइडेड ऑल दिस, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। उसके बाद वर्किंग करना है। अभी चाहे वेट का बात करो, चाहे COM का बात करो, COM में ही बात करें, तो हमें क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट सी, लाइकवाइज। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे कि कहीं पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए। अच्छा, कहाँ पे चूज़ करेंगे? क्या ये ग्राउंड पे होगा? ये ज़रूरी है क्या हमेशा? नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, एनीवेयर। बट क्या देख करके? तो आपका कन्वीनियंस कैलकुलेशन के समय क्या है, उसको देख करके करना है। ठीक है, यू कैन टेक ए पॉइंट, जो h हाइट है ना ऊपर, आप वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले सकते हो, आंसर विल नॉट चेंज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ कैलकुलेशन। तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लिया है। कोई भी एक पार्टिकल के लिए क्या है? बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी एट ए इक्वल्स टू एनर्जी एट बी। एनर्जी एट ए का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ऊपर फिगर में देखो, ए को देखो सभी लोग। ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ mu², क्योंकि u से थ्रो किया है पार्टिकल को मैंने, है ना। ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है बताओ? सो इट इज mgh। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट बी? बी मतलब ग्राउंड,
तो ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी है ½ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज 0 ग्राउंड पे. सो व्हेन आई सॉल्व इट तो m हट जाएगा, आ जाएगा v² इक्वल्स टू 2gh प्लस u². अब अगर मैं अलग अलग पार्टिकल के बारे में बात करूं तो सारे पार्टिकल का हाइट सेम है, सारे पार्टिकल का u भी सेम है. सो व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट v? क्या सारे पार्टिकल का v सेम है? ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड. फाइनली ये स्पीड है, ये वेलोसिटी नहीं है. डायरेक्शन आर डिफरेंट. ठीक है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है. क्वेश्चन में भी केवल स्पीड के बारे में बोला गया था, पूछा गया था. ठीक है, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन द स्पीड विल बी सेम. ठीक है, इस बात को तुम डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो क्या कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो पार्टिकल नीचे जा रहा है वो क्या लॉस कर रहा है? वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा है, इक्वल्स टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. हाउ मच इज द लॉस? तो यहाँ पे mgh, याद रखना माइनस साइन नहीं लगाना है. क्यों? क्योंकि लॉस खुद को माइनस साइन ही बता रहा है. ठीक है, इसलिए माइनस साइन नहीं लगाते यहाँ पे. मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये प्रॉब्लम, ये स्टेटमेंट होता है. तो एक तरफ लॉस है, दूसरी तरफ गेन है. कितना है गेन? तो ½ mv² - ½ mu². ये हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल. सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये भी v² इक्वल्स टू 2gh प्लस u² दे रहा है. अभी सारे पार्टिकल के लिए h और u सेम है, सो सारे पार्टिकल का v भी सेम हो जाएगा. ठीक है, ये वाला जो प्रॉब्लम बताया अभी, इसे एज ए रिजल्ट भी आप याद रखेंगे. ठीक है, डायरेक्ट. चलो, माय नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड x where block stops if released from A से अगर हम इसे छोड़ दें तो फिर x क्या होगा ये बताना है. अभी x है क्या? तो x वाला जो पार्ट है ना वो रफ सरफेस है. इसका म्यू दे रखा है 0.5. ठीक है, और ये वाला जो ट्रैक है वो स्मूथ है. A से B स्मूथ है और फिर B के आगे रफ सरफेस है. ठीक है, मान लो ब्लॉक यहाँ आकर के रुकता है C पे और ब्लॉक को छोड़ा गया है A से. द हाइट गिवन इज h. तो क्वेश्चन है कि बताओ x क्या होगा. दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन. फाइंड x where the block stops if released from A.
सो सबसे पहले ब्लॉक का बिहेवियर समझना होगा। तो क्या मानते हो आप, ए से बी पे आते समय ब्लॉक का स्पीड पे क्या फर्क पड़ रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है। Yes, sir. उसके बाद उस स्पीड के साथ ये रफ सरफेस पे आएगा, क्योंकि स्पीड है इसमें तो वो घट करके फिर वापस जीरो हो जाएगा, स्लाइड करके थोड़ी देर में वो रुक जाएगा। सो विच आर द फोर्सेज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? Sir, frictional force, तो यहाँ पे mg इन्वॉल्व है। friction force, यस, mg कहाँ से कहाँ तक में एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो a से लेके b तक में इसमें फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है, काइनेटिक फ्रिक्शन है वो, Fk है वो। और वो कहाँ तक एक्टिव है? तो B से C तक के लिए एक्टिव था, B से पहले एक्टिव नहीं था। इसमें एक और फोर्स है N, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, बट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का कोई वर्क डन आएगा नहीं। ठीक है, क्यों नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वर्क डन नहीं आएगा? क्योंकि N हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, राइट? तो इसको कई तरीके से कर सकते हो। जैसे कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि देखो ए से बी में काइनेटिक एनर्जी आया तो बी पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लें और फिर रिटार्डेशन फोर्स मेथड से चले जाए, इसमें रिटार्डेशन निकल आएगा तो काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकल आएगा, वेलोसिटी से स्पीड निकल आएगा और स्पीड इनिशियल v ले लेंगे और फाइनल जीरो ले लेंगे और फिर वो फॉर्मूला लगा देंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एकदम लंबा कैलकुलेशन है, ये सब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये सब लंबा कैलकुलेशन अब हो जाएगा। इसका शॉर्ट मेथड क्या है? तो शॉर्ट मेथड है सीधा हम ए से लेके बी तक देखेंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। sir. इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों लगाएंगे, कोई बताएगा मुझे? वाई आई विल चूज वन वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर दिस सॉल्विंग? बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स इज इन्वॉल्व, राइट? अगर फ्रिक्शन फोर्स इसमें नहीं होता तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लेके चल सकते थे। अभी यस कुछ बोल रहे हो अथर्व? Sir, answer h by mu है. श्रीपति, या आंसर इज एच वाई म्यू। गुड, ठीक है। सो समझ में आ रहा है व्हाई आई विल प्रेफर दिस मेथड ओवर अदर मेथड्स? तो डायरेक्शन भी ब्लॉक का चेंज होता जा रहा है, ठीक है। फिर अलग अलग हिस्से में अलग अलग फोर्स का काम आ रहा है, कुछ पार्ट में mg काम कर रहा है, फिर बाद में फ्रिक्शन काम कर रहा है ना। तो इस वजह से हम इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में यहाँ पे mg एक फोर्स है, यहाँ पे फ्रिक्शन Fk एक फोर्स है और यहाँ पे N भी एक फोर्स है। लिखने का जरूरत नहीं है, जिनको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि Wn लिखने का जरूरत नहीं है। वर्क डन बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। वर्कआउट करते हैं। सो सी द फिगर एंड टेल मी व्हाट इज द वर्क डन बाय mg। अभी तक में आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। तो mg लग रहा है नीचे, तो नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। और कैसा वर्क डन होगा, पॉजिटिव और निगेटिव? तो पॉजिटिव होगा ये। सो इट इज mgh प्लस mgh। फ्रिक्शन का वर्क डन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स कितना होता है? म्यू mg होता है, एंड यू नो दैट ये निगेटिव होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है राइट साइड और फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड। सो माइनस म्यू mg x प्लस जीरो, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का कोई वर्क डन नहीं, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि यू ए जीरो है, क्वेश्चन में कह रखा है रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो यू ए बराबर जीरो है और यू सी भी जीरो है, स्पीड एट सी, बिकॉज इट हैज़ टू स्टॉप देयर, तो यू सी इज ऑल्सो जीरो। सो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज है ही नहीं। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो x इक्वल्स टू एच अपॉन म्यू आ जाएगा, एंड सो दिस इज द आंसर। x अपॉन म्यू इज द आंसर, ठीक है।
So we have to solve this question. This question is on the same line. जो ऊपर डिस्कस किया है उसी लाइन पे ये क्वेश्चन है. Question says that there is a track given in the figure. ठीक है, ए बी जो ट्रैक है ना उसका म्यू 0 है और सी डी जो ट्रैक है उसका भी म्यू 0 है. बी सी का ट्रैक, बी सी का रफनेस है और वो दे रखा है 0.2, काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.2. हाइट इज गिवन एज 1.5 मीटर and this length is given as 3 meter. ठीक है. The question says where does the block finally come to rest? Where does the block finally come to rest if it is released from rest at A? अगर A से हम रेस्ट से छोड़ देंगे इसे तो ये फाइनली कहाँ आकर के रुकेगा, ये है क्वेश्चन. So how to do this problem? एक ओवरऑल पिक्चर क्या दिख रहा है मुझे कि ए पे अगर है तो इसके अंदर एनर्जी था, ब्लॉक के अंदर एनर्जी था. कितना था एनर्जी? एनर्जी एट ए तो ये था mgh. ठीक है. और ये फाइनली कहीं रुक गया. सपोज करो ई कोई जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट हो, ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे. तो मान लो कि ई पे रुक गया. सो व्हाट इज द एनर्जी एट ई? सो एनर्जी एट ई इज 0 ना, न पोटेंशियल है ना ग्रेविटेशनल काइनेटिक है. सो एनर्जी एट ई इज 0. एनर्जी एट ए वॉज mgh. सो क्या हुआ है, ये पूरा का पूरा एनर्जी ब्लॉक से डेसिपेट कर गया है. कौन किया है डेसिपेट? तो ऑफकोर्स ये फ्रिक्शन रहा होगा, है ना. फ्रिक्शन एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट. सो हीट के फॉर्म में ये एनर्जी लॉस हो चुका है. दिस इज द फाइनल स्टोरी. यस, अगर कोई आंसर निकाला है तो बताओ. सोचो जरा. मतलब तुम्हें ऐसे सोचना है कि अगर ये ई पे रुकता है तो ई सम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स फ्रॉम बी दैट इज एक्स. तो एक्स क्या रहेगा ये बताना है तुम्हें. अच्छा, पहली बारी जब बी पे पहुंचेगा तो क्या वो फिर आगे बढ़ करके सी से ऊपर डी के तरफ जाएगा क्या? एनर्जी रहेगा तो जाएगा. हाँ, तो यही देखना है तुम्हें कि कितना एनर्जी है ताकि वो ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है. तो देखो ऐसे समझोगे, एक बार जब बी से सी पे जाएगा ना तो काइनेटिक एनर्जी, जो फ्रिक्शन का वर्क डन है ना, वो ब्लॉक से काइनेटिक एनर्जी को कम कर देगा. ठीक है. कब? जब बी से सी के तरफ जाएगा तो कौन? फ्रिक्शन क्या करेगा? ब्लॉक से एनर्जी को सक आउट करेगा, बाहर की ओर खींच लेगा हीट के फॉर्म में, है ना. तो एनर्जी कम हो जाने की वजह से सी से ऊपर तो जाएगा लेकिन वो डी तक नहीं पहुंच पाएगा, कहीं नीचे से ही लौट आएगा क्योंकि एनर्जी अब कम हो चुका है इसका. अगर फ्रिक्शन नहीं होता बीसी ट्रैक में तो ए से छोड़ने पे ना ये एग्जैक्टली ए लेवल पे ही आकर के रुकता, डायरेक्ट डी पे. फिर वहां से वापस आता, फिर वापस ए पे रुकता और ये ऑक्सीलेशन होते रहता. राइट. तो कहीं पहले रुकेगा फिर लौटेगा, और लौटेगा तो इस समय रफ सरफेस पे कैसे चलेगा वो? हो सकता है हो नहीं सकता है, सॉरी, सी से बी के तरफ जा रहा होगा. ठीक है. और इसका एनर्जी कम हो जाएगा बी पे पहुंचते पहुंचते. फिर बचे कुछ एनर्जी के साथ वो पहले ट्रैक पे आ जाएगा, वहाँ रुक करके ये वापस लौटेगा और फिर वो कहीं रुक जाएगा जा करके, हो सकता है इस तरह से.
ठीक है ना। तो इसे कहेंगे 1 राउंड, इसे कहेंगे सेकेंड, राउंड नहीं कहेंगे, 1 ट्रिप कह लो या जो भी कह लो, फिर इसे कहेंगे 2 एंड सो ऑन। तो मुझे यही जानना है कि एक बार बी से सी पे जाने पे कितना एनर्जी निकल रहा है। तो बेसिकली वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है तुम्हें, वो कितना आ रहा है। इंटू एल कितना आ रहा है ये बताओ। 0.2 मास नहीं दे रखा है तो एम के टर्म में रखते हैं, इंटू जी इंटू 3, सो दिस इज कमिंग 6m। ठीक है। व्हाट वाज द टोटल एनर्जी एट ए पे कितना एनर्जी है, तो सीधा सीधा एम जी एच लिखोगे, सो m इंटू 10 इंटू 1.5 दैट इज 15m। 15m एनर्जी है, और एक बार जब क्रॉस करेगा तो 6m उसमें से कम हो जाएगा। ठीक है। तो रह कितना जाएगा 9m, 9m के साथ ऊपर जाएगा, फिर वापस जब लौटेगा तो 9m, 9m में से जब C से B पे वापस आएगा तो 6m और कम हो जाएगा, तो 9m माइनस 6m, 9m माइनस 6m कितना रह गया 3m। ठीक है। और ये 3m तीसरी बारी जब ये वापस BC ट्रैक पे आएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। अब बताओ 3m कितने दूर में खत्म होगा, ई पे। मिड पॉइंट पे। यू मीन टू से मिड पॉइंट, राइट। यस सर। चलो देखो, अब क्या करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम को वो समझो। ऐसे आप सोच सकते हो तो सोच लो, लेकिन बहुत सारा ऑक्सीलेशन होगा तो फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगा। इसलिए बेटर होगा कि हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि चलो ए से छोड़ा और एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक आ गया जो कि रफ है, तो उस पर पहले एक्स निकाल लो कि कहाँ जा कर के उसे रुकना था फाइनली। ठीक है। और वो एक्स तुम्हें अभी ऊपर का कैलकुलेशन किया था, आपने पता किया है ना, यस सर, एच बाई म्यू। h by mu। yes, by the same logic you have to find h by mu। तो x इक्वल्स टू h by mu करोगे तो देखो कितना आ रहा है, h इज 1.5 एंड mu मतलब 0.2, सो इट इज कमिंग 7.5। यस सर। सो एक्चुअली इसे 7.5 मीटर चलना था। ठीक है। तो ये जो 3 मीटर है वो देखो कितने टाइम्स में 7.5 मीटर बन जाएगा। ठीक है। तो n बराबर 7.5 मीटर डिवाइडेड बाई 3 मीटर कर दो, कितना आ रहा है ये 2.5 मीटर आ रहा है क्या, 2.5 m आ रहा है, सॉरी 2.5 आ रहा है क्या। हाँ सर। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 प्लस 3 प्लस 1.5, सो 3 मीटर वन ट्रिप, दिस 3 मीटर इज सेकेंड ट्रिप एंड दिस इज थर्ड ट्रिप। तो तीसरी बारी जब ट्रैक पे जाएगा तो उस समय ये रुक जाएगा, और कहाँ रुकेगा, तो 1.5 है, 3 का हाफ है, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे रुक जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आप इस तरह से वर्क कर सकते हो, दोनों मेथड है आपके पास वर्क करने के लिए। एज आई सेड, इफ आई चेंज द डेटा इट नंबर ऑफ टर्म्स विल इंक्रीज, तो उसमें आपको ज़्यादा बेटर होगा ये वाला मेथड से वर्क करना। तो आई रिपीट द सेम क्वेश्चन जस्ट फॉर योर कैलकुलेशन। ठीक है। फाइंड एक्स where block stops if released from A। The word release means starting from rest।
दिस इज ए, यहाँ से यहाँ तक सपोज करो ये 3 मीटर का लेंथ है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज 0.15 and this height is given as, let's say, 5 meter. So ये पॉइंट हो गया B और ब्लॉक कहीं आकर के रुकेगा. देन व्हाट इज दिस x? दिस इज माय क्वेश्चन. सो एवरीवन वर्कआउट. ऊपर जो क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है. ठीक है. 3 मीटर का ऐसा सरफेस है जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. तो ये जो BC ट्रैक है उस पर कहीं ब्लॉक फाइनली रुकने वाला है. वो किस जगह पे रुकेगा B के रेस्पेक्ट में वो बताना है तुम्हें. चलो सॉल्व करो. सबसे पहले x निकालो. x का मतलब वो वाला लेंथ था. ठीक है. उसका नाम क्या दे दें? चलो ये x डैश बोल देते हैं. हाँ. तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ना हम लोगों ने पहले h निकालना है, x निकालना है. x क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल ट्रैक अगर ये रहता तो कितने दूर जा कर के ये रुकने वाला था, और उसे हम देखेंगे कि वो 3 के कितने मल्टीपल में आ रहा है. तो ये होता है h अपॉन म्यू. सो ये हो जाता है 5 अपॉन 0.15 एंड दिस इज गिविंग यू 500 अपॉन 15. सो 100 अपॉन 3. ठीक है. अब बताओ मुझे कि ये 3 का मल्टीपल में कितना आ रहा है. ठीक है. तो n इक्वल्स टू ट्रिप डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे x अपॉन 3 मीटर. तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 6. अप्रॉक्सीमेटली कितना डिवाइड करने पे? तो 1 6 एंड आफ्टर दिस 4/6, राइट? या व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब यह है कि 16 प्लस 4/6. ठीक है ना. मतलब जो भी ट्रैक है उसका 4th 6th, और 4th 6th का मतलब हो जाएगा 2/3, राइट? है ना. 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो 3 मीटर में से 2 मीटर, ये इसका मतलब है. अच्छा, 3 मीटर में से 2 मीटर, तो मिड में नहीं रुक रहा है ये किसी एक साइड से 2 मीटर पे आके रुक रहा है. क्या ये बात क्लियर हो रहा है? सॉरी, आई एम रॉन्ग. तो सी पे रुक रहे हैं. सी पे रुक रहा है. एग्जैक्टली सी पे रुक रहा है. नहीं, देखो 16 क्या है वो पहले समझो. 16 आर नंबर ऑफ ट्रिप्स. जैसे बी से सी पे गया ना, तो इसे मैंने बोला 1. वापस सी से बी पे आ रहा है तो इसे मैंने बोला 2. वैसे ही बी से वापस सी पे जा रहा है तो 3rd ट्रिप कंप्लीट हो रहा है. सी से वापस जब बी पे आ रहा है तो 4th ट्रिप कंप्लीट हो रहा है. ऐसा. ठीक है. तो देखो 0 2 4 इस तरह से. तो जब भी बी पे आएगा वो क्या हो रहा है? इवन नंबर ऑफ ट्रिप्स कंप्लीट हो रहा है. एम आई राइट? आई रिपीट अगेन. जब भी देखो बी पे आ रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर ऑफ ट्रिप्स को कंप्लीट कर रहा है. जैसे बी से चल के वापस बी पे आया तो जाना और आना मिलकर के 2 हो गया. ठीक है. फिर 4 हो रहा है यहाँ पे, तो अगली बार क्या होगा? 6 होगा, फिर 8 होगा. ठीक है. तो आप मुझे बताओ, जब 16 ट्रिप कंप्लीट होगा तो ब्लॉक कहाँ पे रहेगा? अभी ये वाला पार्ट को छोड़ दो.
My question is, when 16 trips completes, where will the block be? Okay, when one trip completes, where will the block be? वन ट्रिप का मतलब बी से सी जाना, तो वन ट्रिप कंप्लीट मीन्स ब्लॉक सी पे रहेगा, ठीक है। व्हेन आई से थ्री ट्रिप्स कंप्लीटेड, सो वेयर द ब्लॉक विल बी, दैट विल बी अगेन एट सी। व्हेन आई से 9 trips completed, when I say 9 trips completed, so where will the block you will find? You will say it is at C, है ना। Yes, sir. सी से सी के तरफ जा, सी से आगे जा रहा होगा या फिर लौट रहा होगा, सी पे होगा। व्हेन आई से 13 ट्रिप्स कंप्लीट, व्हाट विल यू से, कि सी पे है वो, है ना। 15 पे कहाँ होगा, सी पे होगा, तो 16 पे कहाँ होगा, बी पे बी पे होगा। तो व्हेन आई से 16 ट्रिप्स कंप्लीट, सो ब्लॉक इज एट बी। आई होप नाउ द पॉइंट इज क्लियर टू यू। अभी 16 प्लस 2/3, तो 16 तो कंप्लीट कर ही दिया मैंने और ब्लॉक अभी बी पे है। अब यहाँ से 2/3, सो बहुत साफ मतलब है, 2/3 का मतलब 2 पार्ट ऑफ 3, है ना। तो 3 मीटर का 2 पार्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 मीटर होगा क्या। सो वेयर डू यू फाइंड ई, दिस इज योर ई। तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 2, है ना। बी से कितने दूर पे जाके ब्लॉक रुकेगा, तो योर आंसर विल बी एट 2 मीटर फ्रॉम बी। गो थ्रू दिस क्वेश्चन अगेन, क्या क्वेश्चन था और क्या किया है हमने। ऑफ कोर्स मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि ये वाला पार्ट कैसे निकालना है, इसलिए डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं पता हो तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से पहले ये पता करोगे। जब भी साइक्लिक पैटर्न आएगा तो आपको ऐसे ही करना है। यस राजेश। सर वो 4/6 कहाँ से है? 100/6 को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 100/6 को डिवाइड करने पे क्या आएगा, रिमाइंडर में 4 बच जाएगा, रिमाइंडर में 4 बच जाएगा, है ना। हाँ। जैसे 1 तो ये गया 6, 40, 6 से जाएगा 36 टाइम्स में 4, फिर से अब ये रिपीटेशन होता चला जाएगा, इसलिए इसे हम लिख रहे हैं 4:6, ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक है। जिसका मतलब होता है 16 × 6 + 4 / 6, इसका मतलब ये होता है। तो 4/6 कहाँ से आए, क्लियर है। ठीक है, तो टोटल लेंथ को हमने 3 मीटर्स में डिवाइड कर दिया है कि कितने 3 मीटर्स होंगे, तो वो 16 + 4/3 मीटर के टर्म में आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय 16, तो 16 कंप्लीट राउंड्स हो चुका है, ट्रिप्स हो चुका है। उसके बाद वाला जो पार्ट है वो फ्रैक्शन है, एक क्या फ्रैक्शन है, 2/3 का फ्रैक्शन है, मतलब 3 में से 2, तो 3 मीटर का 2 मीटर हो जाएगा वो, है ना। सो माय फाइनल आंसर इज 2 मीटर फ्रॉम बी, ठीक है, और 1 मीटर फ्रॉम सी। तो यही कंसेप्ट रहेगा, बस घुमा फिरा करके इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ये था फ्रिक्शन फोर्स को लगा करके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग, और कोई मुझे आंसर कर सकता है पहले भी तो बता सकते हो, ठीक है। सिचुएशन इज सिचुएशन इज there is a spring without block
ठीक है। अभी आप इस ब्लॉक को आप हैंग करेंगे और आप सडनली छोड़ेंगे, ठीक है। एक था ग्रेजुअल छोड़ना, तो ग्रेजुअली छोड़ने पे न्यूटन्स लॉ में डिस्कस किया था कि वो इस जगह आकर के रुक जाएगा, ठीक है। Gradually released, but this time we are not going to release it gradually, I am going to release it suddenly. तो suddenly तो यहीं से छोड़ेंगे, इसी लेवल से। Suddenly left with the block. So क्या ब्लॉक इस डैश्ड बड़े वाले डैश लाइन पे आएगा क्या, रुकेगा क्या सडनली छोड़ने पे? आई एम टॉकिंग अबाउट फिगर 3, फिगर 1 उससे थोड़ा नीचे आएगा, उससे थोड़ा नीचे आएगा। तो अगर मैं इस लेंथ को x नॉट बोलूं तो x नॉट से कितना नीचे और जाएगा? यू आर सेइंग दैट कि हो क्या रहा है वो समझ लेना है, एकदम सही है तुम्हारा, कि इस लेवल से नीचे जाएगा। दिस लेवल इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन? इक्विलिब्रियम पोजीशन इज द पॉइंट वेयर द फोर्स इज 0, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यहाँ पे ब्लॉक पे ऊपर एक फोर्स है और नीचे एक फोर्स है, नीचे mg है, ऊपर k x नॉट है। सो x नॉट हम निकाल सकते हैं, k x नॉट बराबर mg। ये फोर्स इक्विलिब्रियम से निकाला है, कंजर्वेशन से नहीं निकाला है। सो दिस इज कमिंग एज mg अपॉन k। तो मैं तुम्हें आंसर बता दूं कि थर्ड केस में जो आंसर आएगा ना वो 2 टाइम्स x नॉट आने वाला है, ठीक है। मतलब ब्लॉक जो है ना वो इस जगह पे आकर के रुकेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मान लो कि मुझे नहीं पता है कि 2 टाइम्स x नॉट है, तो आई विल टेक दिस एज y। इस लेंथ को क्या ले लें? y। और आंसर मुझे पहले से पता है, क्या है? y इक्वल्स टू 2x नॉट, ठीक है। वो इधर लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू 2x नॉट, ये याद रखना है। लेकिन निकलेगा कैसे उस पर बात करेंगे। तो समझो बात को, पहले हो क्या रहा है। यहां पे ब्लॉक नीचे क्यों आ रहा है? तो एक्चुअली नीचे mg लग रहा है, ऊपर kx लग रहा है, और kx छोटा है, kx इज स्मॉलर देन mg अबव दिस इक्विलिब्रियम लाइन। क्या ये मानते हो तुम लोग? अगर इक्विलिब्रियम लाइन पे kx नॉट इक्वल्स टू mg है तो इसके ऊपर x छोटा हो गया, और x छोटा हो गया तो kx भी स्मॉल हो गया। kx के स्मॉल होने से नेट फोर्स जो होगा वो नीचे की ओर लग रहा है, और नीचे की ओर फोर्स आने से एक्सेलरेट हो रहा था। सो इट विल गेन द स्पीड व्हेन इट क्रॉस द मीन पोजीशन। आई रिपीट व्हाट आई एम सेइंग, नेट फोर्स डाउनवर्ड होने के वजह से ब्लॉक जो है मीन पोजीशन को कुछ स्पीड के साथ क्रॉस कर रहा होगा। इनफैक्ट ये मैक्सिमम स्पीड के साथ क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। नाउ जैसे ये नीचे चला जाएगा, अब क्या हो गया कि kx बड़ा हो गया mg से। क्या ये बात समझ में आया? पूछ सकते हो कोई भी, एनीवन। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर स्प्रिंग फोर्स कम है mg से, लेकिन इक्विलिब्रियम फोर्स से लेवल से नीचे स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो गया mg से। बिल्कुल होगा, क्योंकि एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम लेवल पे kx बराबर mg है, तो उससे ज़्यादा स्ट्रेच होने के वजह से, ओवर स्ट्रेच होने की वजह से ऊपर फोर्स आ गया नेट। तो जो वेलोसिटी गेन हुआ है अब वो रुकना शुरू हो जाएगा, रिटार्ड होना शुरू होगा, और रुकते रुकते वो इस पोजीशन पे रुकेगा। लेट्स कॉल दिस पोजीशन एज B, और जहाँ से छोड़ा है उस पोजीशन को A बोल देते हैं, ठीक है। फाइनली इट विल स्टॉप एट B, ठीक है। तो फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे, जो लिखा है मैंने वो देखने ही से लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। सो हम इसे एक बार में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या था कि कहाँ रुकेगा जा करके? आंसर है y पे। y कितना होगा वो मुझे बता देना है, ठीक है। आंसर साइड में लिख रखा है मैंने फिर भी।
तो देखो जरा, सी व्हाट आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम फोर्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? सर mg और स्प्रिंग फोर्स ओके, नेचर ऑफ फोर्स बताओ। ये जो फोर्सेज दोनों लग रहा है, और कोई फोर्स तो नहीं है, तो ये जो दोनों फोर्स है ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है क्या? हाँ सर सो केवल कंजर्वेटिव फोर्स का केस आ रहा है। सो यहाँ पे COME अप्लीकेबल होगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यस सर What does conservation of mechanical energy says? It says that energy at A equals to energy at B. और ये Yes, sir. केवल 2 पॉइंट लिया है, इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकता है, उन सारे पॉइंट्स पे भी एनर्जी टोटल जो रहेगा वो बराबर रहेगा। ठीक है, ओके। व्हेन आई ट्राई टू राइट एनर्जी एट ए एंड बी, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है, इसलिए मुझे किसी एक जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 लेना पड़ेगा। बताइए कहाँ ले लें, बी पे, ए पे, या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे? एज आई सेड, एनीवेयर। एज आई सेड, this gravitational potential energy can be taken anywhere at 0। ठीक है, ए पे भी ले सकते हो, बी पे भी ले सकते हो, और बीच में जो इक्विलिब्रियम लाइन है वहाँ ले सकते हो, और कहीं भी ले सकते हो, बट यहाँ पे प्रेफरेबल यही 3 पॉइंट है क्योंकि ये नोन है हमारे पास। बताओ कहाँ ले लें, ए पे, बी पे, या मिड पॉइंट पे? बोलो फटाफट। सर ए पे ले लो। चलो ए पे ले लेते हैं। सो आई विल टेक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0 अज्यूम्ड। याद रखिएगा, जहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा आपको ये अजम्पशन करना ही करना है। तो बी पे डेफिनेटली नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि 0 से नीचे है। ठीक है, चलो लिखते हैं फिर। अकॉर्डिंग टू COME बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी एट ए बराबर एनर्जी एट बी। नाउ एनर्जी एट ए कौन कौन सा एनर्जी होगा? तो काइनेटिक एनर्जी 0 ही है, रेस्ट से छोड़ा है। तुमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 ही ले लिया है, और तुमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी स्ट्रेच नहीं है ए पे, तो वो 0 होगा। याद रखना, जितना पोटेंशियल, जितने तरह का पोटेंशियल एनर्जी होता है सब काउंट करना है। ठीक है, तो 2 तरह का इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है, एक है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों काउंट करेंगे। इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, जो कि 0 होगा, रेस्ट में रुकना है उसे। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू mg माइनस एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग, ये सब बी पे लिखना है। ठीक है, चलो शुरू करें। तो काइनेटिक एनर्जी 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, ये अजम्पशन था हमारा, ऊपर लिखा हुआ है। स्प्रिंग में स्ट्रेच नहीं है इसलिए 0, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी इज 0। बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखें? पोटेंशियल एनर्जी एट बी, माइनस mg ये हाइट y है, डेप्थ, तो माइनस mg इंटू वाई। ठीक है ना, माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि जिस लेवल पे तुमने माना है 0 उससे नीचे है ये, तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल वाई स्क्वायर होगा। स्प्रिंग में स्ट्रेच है y का, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ky स्क्वायर हो गया, हाफ ky स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस। सो mgy इक्वल्स टू हाफ ky स्क्वायर, एक y कैंसिल हो रहा है, सो y इक्वल्स टू 2mg अपॉन k, और हमें पता है कि mg अपॉन k x0 होता है, सो 2 टाइम्स x0। ठीक है,
सो दिस इज डन। अब ये स्प्रिंग जैसे भी रहे, याद रखना इक्विलिब्रियम पोजीशन का डबल होता है। तो कई बारी ना हम ये वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा पाते हैं, मान लो यह शॉर्ट मेथड, तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा फोर्स को बैलेंस करके एक्स निकाल लेते हैं और फिर आंसर डबल करके बोल देते हैं कि ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन? And the figure given is like this. ये स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है M जिसे तुम्हें यहाँ पे लगा करके छोड़ना है, ये एंगल थीटा है। तो ऑब्वियसली अगर हम धीरे धीरे छोड़ेंगे तो वो कहीं यहाँ आकर के ब्लॉक रुकेगा, लेकिन सडनली छोड़ेंगे तो वो नीचे जा कर के रुकेगा कहीं, ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम है, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो फिर ये बनेगा x नॉट और हमें x नॉट निकाल देना है। x नॉट अगर पता लग जाए तो ये टोटल लेंथ जो होगा वो हमेशा 2x नॉट होगा, ठीक है। तो x नॉट कैसे निकलेगा? तो देखो kx नॉट ऊपर की ओर स्प्रिंग फोर्स होगा और नीचे की ओर mg साइन थीटा होगा, क्या बताइए मुझे? Yes, sir. इस डॉटेड पोजीशन पे जिसे मैंने इक्विलिब्रियम बनाया है, इधर है mg साइन थीटा और ऊपर की ओर स्प्रिंग स्ट्रेच हो चुका है, तो k इंटू एक्स नॉट है। तो वंस यू नो mg साइन थीटा अपॉन k, इट मीन्स यू नो टोटल elongation if released suddenly, तो आप बोलेंगे कि 2x नॉट हो जाएगा, डबल हो जाता है। कहाँ से निकलता है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से निकलता है। सो आंसर विल बी 2mg साइन थीटा अपॉन k। और ये कब आया? व्हेन ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे आराम से छोड़ना, ग्रेजुअली रिलीज्ड। यस बोलो राजेश। सर फ्रिक्शन है। नहीं, फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं ना। फ्रिक्शन अगर रहता तो फिर तो ये फंडा ही नहीं लगेगा, ठीक है। यस सर। ओके, अभी हाल फिलहाल में शायद एक क्वेश्चन तुम लोगों ने बनाया था और क्वेश्चन ये था, a block released from A stops at C, ठीक है। Find a relation of mu and theta if upper half इज स्मूथ। अगर ऊपर वाला हिस्सा स्मूथ है तो फिर बताना है कि म्यू और थीटा में क्या रिलेशन है। देखो क्या है सिचुएशन, दिस एंगल इज थीटा, ये है ए और ये है सी। इसका आधा लेंथ जो है ना वो रफ है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, जबकि ये वाला पार्ट जो है वो स्मूथ है। तो पहले तो आप समझो कि हो क्या रहा है। इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। तो अपर हाफ स्मूथ है और लोअर हाफ रफ है विद अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो ए से छोड़ेंगे तो क्या स्पीड बढ़ेगा? यस, स्पीड बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही बी पे पहुंचेंगे ना, उसके बाद से फ्रिक्शन लगना शुरू होगा। किधर लगेगा? तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और उसके वजह से इसका स्पीड कम होना शुरू होगा और सी पे आते आते रुक जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ब्लॉक रिलीज फ्रॉम ए स्टॉप्स एट सी,
Find mu relation of mu and theta if upper half is smooth. So lower half is rough. आंसर क्वेश्चन कंप्लीट है, सॉल्व करना है हमें। तो क्योंकि ब्लॉक का डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, देखो ब्लॉक जो है वो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, तो यहाँ पे आप फोर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फोर्स मेथड से जब सॉल्व करेंगे ना, तो पहले हमें बी पॉइंट पे स्पीड निकालना होगा, ठीक है, वी बी, और फिर उसे फाइनली जीरो करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का। ठीक है, लेकिन अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वर्क करें ना, तो देखो ये कितना आसानी से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। कौन कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है, फिर से एनालिसिस करें तो mg है, नॉर्मल है, और नॉर्मल का वर्क डन नहीं है, फ्रिक्शन है, काइनेटिक। ठीक है, सो इन तीनों को देख करके आपको लगता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम पे जाना है हमें, कंजर्वेशन पे नहीं जा सकते, क्योंकि कंजर्वेशन के लिए केवल कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए था, फ्रिक्शन आ चुका है, इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम पे चले जाओगे। नाउ व्हाट डज वर्क एनर्जी थ्योरम सेज? इट सेज दैट बाय WET, वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय n लिखना नहीं चाहिए था, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल एग्री विद दिस स्टेटमेंट? इसमें क्या क्या जीरो हो रहे हैं? तो A से चला C पे, आपको A और C के बीच में देखना है, A to C, तो A और C दोनों पे रेस्ट में है ना ब्लॉक। देखो रिलीज्ड फ्रॉम A, तो A जीरो है, स्टॉप्स एट C, तो UC भी जीरो है। सो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? जीरो। ठीक है, वर्क डन बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। ठीक है, कॉल दिस लेंथ एज x, ऊपर वाला भी x हो जाएगा, है ना। सो टेल मी व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स? तो बताओ मुझे n कितना है, ब्लॉक पे n कितना है? आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूटन्स लॉ। mg cos theta। तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू n हो जाएगा, और रफ सरफेस पे कितना चलना है? x। सो टेल मी व्हाट इज द वर्क डन? आई विल वेट फॉर यू, रेस्पॉन्ड। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स? फोर्स पता है, म्यू के mg साइन कॉस थीटा, कितना चल रहा है? सीधा फिगर, x चल रहा है, साइन क्या होगा, प्लस और माइनस, तो माइनस होगा। ठीक है, आइए वर्क डन बाय mg पे, mg किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में कितना डिस्प्लेसमेंट है? पूरा A से लेके C तक में, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल हाइट हो जाएगा। क्या ये 2x साइन थीटा नहीं है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ वर्टिकल हाइट? इट इज 2x साइन थीटा, साइन कॉम्पोनेंट आ जाएगा 2x का। सो mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही है, इसलिए प्लस साइन के साथ 2x साइन थीटा। डन, सिंप्लीफाई करना है। सो 2x साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू के इंटू कॉस थीटा, एंड देयरफॉर x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर 2 tan थीटा बराबर म्यू के, दिस इज द आंसर। यही था रिलेशन, पूछा था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड थीटा। अगेन एक बार फिर से देख लो और मुझे बताओ समझ में आ गया बात? फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है ना, जर्नी कहाँ से कहाँ तक जर्नी है वो तो मेंशन कर रखा है। यू हैव टू एनालाइज व्हाट आर द फोर्सेज एक्टिंग, एंड
क्या थ्रू आउट वो फोर्स लग रहा है या अलग अलग पार्ट में लग रहा है? तो अलग अलग पार्ट में लग रहा है। देखो mg तो थ्रू आउट लग रहा है ए से सी तक, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो है वो केवल बी से सी में ही लगना शुरू हुआ है। ठीक है, एन भी थ्रू आउट लग रहा था, लेकिन mg का वर्क डन ही नहीं है, तो क्या लेना है, राइट? सो फर्स्ट वी अंडरस्टूड व्हाट आर द फोर्सेज इन्वॉल्व। ठीक है, उस फोर्स को देख करके, उसमें खास करके काइनेटिक फ्रिक्शन को देख करके मैंने डिसाइड किया है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो वर्क एनर्जी थ्योरम पहले लिख लेते हैं पूरा। तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही तो स्टेटमेंट होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का। अब उसमें सबको लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 है, वर्क डन बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी 0 होगा डिस्प्लेसमेंट के वजह से। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो निगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की ओर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की ओर। कितना है वो? तो म्यू एम जी कॉस थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द लेंथ ऑफ रफ सरफेस, जितने दूर पे चलेगा। सो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया। व्हाट इज द वर्क डन बाय एम जी? तो एम जी नीचे लग रहा था, तो मुझे हाइट चाहिए ए से लेके सी तक का, एंड देयरफॉर इट इज 2x साइन थीटा। ठीक है, और उसके बाद सॉल्विंग कर लेंगे, दिस इज द आंसर। ठीक है, यस बोलो। यस, आई एम लिसनिंग। सर फ्रिक्शन फोर्स में x की यस, रिपीट, फिर से बोलो फटाफट। सर फ्रिक्शन फोर्स में x किधर से है? एक्स क्यों आया? फ्रिक्शन फोर्स का, अरे वर्क डन है वो, ये फ्रिक्शन फोर्स केवल नहीं है यहाँ पे, वो वर्क डन है। तो वर्क डन में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो बताओ हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट कितना है रफ सरफेस पे? एक्स है ना। तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, ये है फ्रिक्शन फोर्स, और उसके साथ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आया। ये वर्क डन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब थीटा निकालना है। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ बॉब इफ u लेस देन रूट अंडर 2gl गिवन। इस पे बात कर लेंगे कि क्यों लेस देन 2gl बोला है मैंने। बट देखो क्या है सिचुएशन। एक बॉब है जिसका मास m है और l लेंथ से। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ फिंगर से फ्लिक कर दिया और एक वेलोसिटी इसमें u दे दिया। तो आपको पता है ना व्हाट इज द पाथ ऑफ दिस? इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ और ऊपर चलता जा सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वेलोसिटी यू हैव गिवन, है ना। अगर u बराबर 5 है तो मान लो ये बॉब यहाँ तक आ सकता है और रुकेगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो u बराबर 7 पे ये और ऊपर चला जाएगा। यू एग्री विद दिस? लार्जर द स्पीड लार्जर इज द डिफ्लेक्शन। You agree? Deflection is the point at which it will stop and will return. ये रुकेगा वहाँ पे, मोमेंटरली रुकेगा और फिर वापस लौट आएगा। ठीक है,
सो दिस एंगल इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन. यही थीटा निकालना है तुम्हें इन टर्म्स ऑफ यू. फाइंड डिफ्लेक्शन मतलब थीटा निकालना है तुम्हें इन टर्म्स ऑफ यू. ठीक है, तो लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज ए, और जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है कॉल दिस पॉइंट एज बी. टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी. What is the velocity at point B? श्रीपति, ऋतुराज, क्या हो गया? आवाज तो आ रहा है ना सबको? काव्या, व्हाट इज द वेलोसिटी एट बी? अच्छा, मैक्सिमम क्यों बोलोगे आप? क्योंकि वहां पे रुक जाएगा. यू बी इज इक्वल टू 0. ठीक है, तभी तो वो लौटेगा. अगर इसमें कहते हो कि नहीं वेलोसिटी है, तो या तो ये अभी ऊपर और जाएगा या तो नीचे आ रहा होगा, तो फिर वो थीटा मैक्सिमम तो नहीं हो सकता है. ठीक है ना? So if you are talking of maximum deflection, so what is the velocity at B? It is 0 temporarily. Momentarily. ठीक है, उसके बाद ये बॉब नीचे आना शुरू हो जाएगा. So what we will do? So again I will try to understand what are the forces acting. There are two forces acting in this. One is tension and other is mg. और कोई फोर्स तो नहीं है इस पे? क्या वर्क डन बाय टेंशन है फिगर में देख करके बताने का है? सर्कुलर मोशन, टेंशन इधर होता है. वर्क डन बाय टेंशन इज 0 इन दिस केस बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू टेंशन ऑलवेज, राइट? बट एमजी का वर्क डन है, तो एमजी का डायरेक्शन तुम्हें पता है, तो याद रखना तुम्हें एमजी के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है ये तुम्हें पता होना चाहिए. ठीक है, सो सबसे पहले क्या करेंगे हम, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे ताकि हम हाइट वाइट को साफ साफ दिखा सकें. व्हाट इज दैट कंस्ट्रक्शन? तो यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाओ. यू नो दैट यू बी इज 0. सो इज दिस द हाइट h ऑन y एक्सिस? y एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट विल बी गिवन बाय h, और x एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट विल बी गिवन बाय दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. रेड लाइन बना रहा हूं. y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट किससे मिलेगा? रेड लाइन से. और y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट किससे मिलेगा? तो ग्रीन लाइन से. एवरीवन ओके विद दिस? नाउ टेंशन का वर्क डन 0 हो चुका है. सो यहां पे केवल mg का वर्क डन है. mg नीचे लग रहा था. सो व्हाट इज h इक्वल्स टू? h पता कर लो और सॉल्व कर लो. एनीवन कैन टेल मी h इन टर्म्स ऑफ l? So what is this height? Is it L cos theta? See the right triangle. अभी h लिखना हो तो L में से, L का मतलब पूरा लेंथ, ये है पूरा लेंथ L, उसमें से L cos थीटा को माइनस कर दें, ये आया h. ठीक है, वर्क डन बाय mg. आई वांट टू नो फ्रॉम यू पॉजिटिव है या निगेटिव है? चलो ये भी बताओ मुझे पहले. पॉजिटिव है या निगेटिव है वर्क डन? नेगेटिव. इट्स अ नेगेटिव वर्क डन क्योंकि mg नीचे लग रहा है, ऊपर h है. सो दिस इज माइनस mg इंटू h, दैट इज माइनस mg इंटू l ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा. बताइए
क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम? यस बताओ क्या लगेगा? सर वर्क एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगेगा क्या इसमें? टेंशन का तो वर्क डन है ही नहीं, तो केवल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन दिख रहा है इसमें। सो वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा और वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगेगा। तो सीधा सीधा पॉइंट है कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, एनीथिंग यू कैन यूज, सब तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ही निकल के आया है। ठीक है, तो देखो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से करोगे तो कैसे लिखना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, है दोनों एक ही चीज़, बस लिखने का तरीका अलग है। तो बाई डब्ल्यू ई टी कहाँ से कहाँ तक के लिए, तो ए से लेके बी तक के लिए, वर्क डन बाई एम जी, और कोई फोर्स नहीं है, टेंशन का वर्क डन जीरो लिखेंगे नहीं अब, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। चलो एम जी का वर्क डन ऊपर लिख रखा है, माइनस एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी इज जीरो, फिगर देखते जाओ ऊपर, एंड काइनेटिक एनर्जी एट ए इज हाफ एम यू स्क्वायर, यू वॉज द स्पीड गिवन एट ए। सॉल्व करेंगे तो m और m कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, सो टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू यू स्क्वायर, और यहाँ से सिंप्लीफाई करके कॉस निकाल लीजिएगा, cos theta is coming 1 minus u square upon 2gl. So you can find also cos theta inverse, theta बराबर cos inverse of this, बस लिखने का तरीका है, we have got the answer, theta equals to cos inverse whole bracket 1 minus u square minus 2gl, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये था वर्क एनर्जी थ्योरम से। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड इट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो वो भी देख लो, रिजल्ट सेम आना है, बाई सी ओ एम ई, एंड एज आई सेड इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट मेथड, ओनली पैटर्न ऑफ राइटिंग विल बी डिफरेंट। इट सेज दैट एनर्जी एट ए बराबर एनर्जी एट बी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी यही कहता है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए बराबर पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। किसी एक लेवल पे हमें जीरो पोटेंशियल मानना था, सो मान लो ए पे मान लेते हैं जी पी ई इक्वल्स टू जीरो, अज्यूम्ड, तो फिर क्या बनेगा इक्वेशन वो बता दो। तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, बी पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एच क्या होता है ऑलरेडी निकाल रखा है, प्लस बी पे स्पीड जीरो हो चुका है, सो काइनेटिक एनर्जी जीरो। नाउ यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच, और एच का वैल्यू ऊपर से रखूँ मैं तो टू जी एल माइनस एल कॉस थीटा। अभी ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम है, इसलिए सॉल्व करने पे कॉस थीटा आ जाएगा वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू जी एल, वापस सेम रिजल्ट। ठीक है, एवरीवन गो थ्रू दिस क्वेश्चन अगेन। So you need to read the question to identify, वेलोसिटी इन्वॉल्व है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन. What is next question? So, find the coefficient of kinetic friction between the block and the table. यहाँ पे कितना कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो निकालना है. इसका मतलब साफ हो गया है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से काम होगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से काम नहीं करेंगे. अच्छा, इसमें फोर्स लेकर के हम इक्वेशन लिख के क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? तो देखो, इसमें एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है, इसमें वेलोसिटी दे रखा है. ठीक है ना, स्पीड दे रखा है, और इसलिए स्पीड दे रखा है, म्यू चाहिए, तो आप एनर्जी मेथड पे, वर्क एनर्जी मेथड पे आएंगे, ना कि फोर्स मेथड पे जाएंगे. इस पे फोर्स मेथड वगैरह लिखना तुमने जाना है. ठीक है, और वो तो फाउंडेशन के जैसा यहाँ काम कर ही रहा है. ठीक है, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. सो शुरू में सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी 0 था. ठीक है, तो देखो, मुझे बताओ कि ये ब्लॉक 1 नाम दे देते हैं, ब्लॉक 2 नाम दे देते हैं. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2? दिस इज कमिंग विथ 0.3 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक 2? यस, टीए मेथड से सॉल्व करके बता सकते हो, टीवी मेथड से. यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है. सो बताइए. 0.15. तो 0.6 हो जाएगा क्या? डबल हो जाएगा ना. अगर ये v है तो t इंटू वी इक्वल्स टू 2t इंटू 0.3. तो टी कैंसिल हो जा रहा है, v इज कमिंग 0.6. देखो, आप लोग कुछ भी करो, लेकिन ये सब चीज़ों को सीखो, सब सिखा रखा है तुम लोगों को. कंस्ट्रेंट मोशन पे अलग से सीट दिया था तुम लोग को बनाने के लिए मैंने, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कंस्ट्रेंट मोशन का रहा हो. नहीं दिया है? कम से कम जितना क्वेश्चंस क्लास में कराया है ना, वो सारे क्वेश्चंस को आप वापस देखोगे. एनीवे, लेट्स मूव अहेड. सो स्पीड पता लग गया है. ठीक है, कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड, इट इज़ फाउंड दैट इट इज़ मूविंग विथ पॉइंट आफ्टर इट हैज़ डिसेंडेड थ्रू 1 मीटर. ठीक है ना, 1 kg जो है 1 मीटर जब चला गया है तब. ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर है, सो दिस वुड बी द न्यू पोजीशन. तो ब्लॉक 2 जो है वो आगे आ चुका होगा, लाइक दिस, रेड कलर से बना दूं. ये तब का सिचुएशन दे रखा है. ठीक है ना, 1 मीटर नीचे जाने के बाद का. शुरू में तो रेस्ट में छोड़ा था. सो शुरू में रेस्ट में छोड़ा था. सो व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा? 0. व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? तो याद रखना, दोनों का स्पीड इसमें आउट, काइनेटिक एनर्जी ऐड होगा. सिस्टम का बात करते हैं हम लोग. सो इट इज़ हाफ इंटू m2 इंटू 0.6 का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m1 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर. सो इट इज़ हाफ इंटू 4 इंटू 0.36. ठीक है, प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 0.09. 0.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.09 हो जाएगा. सॉल्व कर लेना इसे. सो दिस इज 0.72 प्लस 0.045, है ना. सो दिस इज कमिंग 0.765. इतना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी. दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, नाउ कमिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम. सो व्हाट आर द फोर्सेज इन्वॉल्व इन दिस? द फोर्सेज इन्वॉल्व इज टेंशन, फ्रिक्शन एंड mg. ठीक है,
बताओ टेंशन का पूरे सिस्टम पे वर्क डन क्या होगा? व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन थ्रू आउट द सिस्टम? तो आंसर होगा 0। वाई? सिस्टम के इंटरनल फोर्स होने की वजह से, सिंस टी इज इंटरनल फोर्स। और मान लो लेते भी हो ना तब भी ये 0 आ जाएगा, तो वो मैं ले करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। व्हाट इज दिस? इंटरनल फोर्स। तो चलो लिख के दिखा देते हैं इसको। लेट्स डू इट। 1 मीटर अगर ये गया है तो ये 2 मीटर मूव किया है, यू नो दैट। सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय टेंशन ले लिया मैंने, ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो एम जी केवल 1 kg पे वर्क कर रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि 2 kg ब्लॉक 2 दैट इज 4 kg पे एम जी तो नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल है ना, टेबल पे जो ब्लॉक रखा उसके लिए, तो उस पर एम जी का कोई रोल है ही नहीं। सो एम जी इंटू 1 मीटर, ठीक है, वर्क डन बाय टेंशन। तो देखो जहाँ जहाँ टेंशन है, तो टेंशन 1 kg पे भी है और टेंशन 2 kg पे भी है, 4 kg पे भी है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे जो वर्क लिख रहे हैं माइनस टी इन 2t इंटू 1 प्लस ऊपर वाले पे चला जाऊँ तो t इंटू 2। क्या ये समझ में आ रहा है? ये मैंने 4 kg पे लिखा है और ये मैंने 1 kg पे लिखा है। आ रहा है तुम लोग की स्क्रीन पे? यस सर। 1 kg का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, 2 kg का 4 kg का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। 2 kg पे एक ही टेंशन है, फिगर में दिख रहा है सबको, 4 kg पे, और 1 kg पे दो दो टेंशन है ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, इसलिए माइनस साइन यूज़ किया यहाँ पे, और 4 kg पे प्लस साइन यूज़ किया है। तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये भी 0 हो जा रहा था, ठीक है। माइनस म्यू इंटू 4 किलोग्राम इंटू 10 जी लिखा, ये म्यू एम जी लिख दिया, इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आगे ये एम जी किस पे था? तो ये नीचे वाले ब्लॉक पे था। सो 1 इंटू 10 इंटू 1 माइनस म्यू इंटू 80 equals to change in kinetic energy. So final kinetic energy is given as 0.765. If there is no mistake in calculation, means सब कुछ सही सही लिखा है, तो ऐसा होना चाहिए। So mu equals to 10 minus 0.765 whole divided by 80. Approximately 1/8 आ रहा है, so approximately 0.125। अब अगर गलत हुआ तो नेक्स्ट सेशन में चेक करेंगे, या फिर आप लोग खुद से चेक करना। क्वेश्चन नंबर 31। सो आंसर इज करेक्ट। 0.12 दे रखा है, ठीक है। सो 0.125 हमारा है अप्रॉक्सीमेटली, चलेगा? ठीक है ना। मैंने ये वाला पार्ट को इग्नोर किया तो मेरा आंसर आ रहा है इतना। अगर उसे कंसीडर करोगे तो अलग आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बोला है कि जी को 10 लेना है। तो जब नहीं क्वेश्चन में लिखा रहता है टेक जी इक्वल्स टू 10, तो हमें क्या लेना चाहिए? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप 9.8 मीटर लेके सॉल्व करोगे तो और एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? बट दिस इज करेक्ट। स्टेप्स क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है हमें, ठीक है ना। नोट्स लिखते समय आप इस क्वेश्चन को वापस खुद से बनाओगे बिना सॉल्यूशन देखे हुए, और जब नहीं होगा कुछ समझ में आएगा तब आप सॉल्यूशन देखना कि क्या किया गया था। डन गाइस? सो अभी प्रॉब्लम से सॉल्विंग का सेशन चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रहेगा, और पेपर के डाउट्स मैं ले लूँगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। बस मुझे स्टार्ट में याद दिला देना, राजेश, ठीक है। यस सर।
So I'm closing this session now.